लास्ट लेक्चर में हमने पहले के 10 क्वेश्चंस जो कि PYQs है वो प्रैक्टिस कर ली थी और उन 10 क्वेश्चंस में हमने जो 10 क्वेश्चन लिए थे वो 10 के 10 पूरे डिफरेंट थे। और ये जो 10 क्वेश्चन है इसमें भी आज कुछ डिफरेंट होने वाला है और आप आज कुछ नया सीखने वाले हो। तो रेडी हो जाओ, आज के 10 क्वेश्चंस करने के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं सेट्स चैप्टर के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। और ये जो क्वेश्चंस है ये 2019 तक के क्वेश्चंस है। तो 20 और 21 के क्वेश्चंस कब लिए जाएंगे, तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि 2019 तक के क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में ही लेंगे, ठीक है। और जो 2020 और 21 के क्वेश्चंस है ये हमारे मिसलेनियस वाला लेक्चर रहेगा, उसमें आने वाला है। यानी मिसलेनियस यानी पूरा मिक्स होके आएंगे ये जो 20 और 21 के क्वेश्चंस है। और ये मिक्स किस फॉर्म में रहेंगे, रिलेशंस और फंक्शंस के साथ मिक्स करके लेंगे, ठीक है। तो सेट्स, रिलेशंस और फंक्शन, इन तीनों का मिसलेनियस जो रहेगा वो ये वाले में 20 और 21 के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये जो रहेगा ये 2 या 3 लेक्चर्स में डिवाइड करूंगी। 2 लेक्चर्स शायद काफ़ी होंगे, डिपेंड करता है कितने क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है। और जो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज है वो हम लोग नॉर्मली लेंगे, रिलेशंस के लिए भी फंक्शंस के लिए भी, तो वो सेट्स जैसा ही रहेगा। लेकिन ये जो रहेंगे ये स्पेशल लेक्चर्स रहेंगे जिसमें हम मिक्स करके प्रैक्टिस करेंगे। और जब कंसेप्ट मिक्स होते हैं, जब अलग अलग कंसेप्ट्स के क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं तब प्रॉब्लम बहुत जाती है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने ये तरीका निकाला है कि हम मिसलेनियस की एक प्रैक्टिस लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन से। 10th क्वेश्चन तक हमारा हो गया था। ये जो है ये सेट 2 है, तो यहाँ पे हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जो भी इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं और जो आपको कंसेप्टोपीडिया से रिलेटेड लिंक्स चाहिए, उसके बाद आपको इससे रिलेटेड जो PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच हो जाएगा, तो उसकी आपकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने जो मेन बेसिक स्टेटमेंट्स हैं वो मैंने कॉपी डाउन कर लिया ताकि टाइम बचे, ठीक है। तो लेट P इक्वल्स टू दिस सेट दिया हुआ है, Q इक्वल्स टू दिस सेट दिया हुआ है। P और Q 2 सेट दिए हुए हैं और हमें पूछा गया है कि या तो P सबसेट ऑफ Q है, उसके बाद Q सबसेट नहीं है P का। तो ये सब 4 ऑप्शन है। इस ऐसे जब क्वेश्चन रहे तो ऑप्शन की तरफ देखो भी मत, क्योंकि ऑप्शन की तरफ देख के भी कुछ नहीं होने वाला है। साइन कॉस वगैरह सब है तो इसे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें पता ही है, देख के ही पता चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। साइन माइनस कॉस दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो इसको अब सॉल्व करना स्टार्ट कैसे करें और क्या ऐसा किया जाए कि इसका जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़े। और 2 सेट दिए हुए हैं और इन दोनों के बीच के, बस मैं ऑप्शन देख के एक चीज़ पता लगा सकती हूँ कि इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन ज़रूर इस्टेब्लिश होना चाहिए। P और Q के बीच में, Q और P के बीच में। देखो हर एक स्टेप में, हर एक ऑप्शन में आपको ये दिख रहा होगा कि Q और P का जो है वो रिलेशन कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें Q को और P को एक तरह के आंसर में लाना पड़ेगा, यानी हमें उसको रिलेट करना पड़ेगा। इसलिए हमें सॉल्व ऐसे करना है कि हम उनको रिलेट कर पाए। तो करते हैं स्टार्ट। साइन माइनस कॉस इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा। तो इसको क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं, डिवाइड बाय कॉस करके देख लेते हैं, ठीक है, पूरी इक्वेशन को। तो हमारा कुछ टैन वगैरह में कन्वर्ट होगा, करके देखते हैं। सब कुछ ट्रायल एंड एरर ही रहता है एग्जाम में, वैसे में भी। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि यहाँ से कॉस थीटा हट जाएगा राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमारा कॉस थीटा हट रहा है दैट मीन्स कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई ही हो रहा है। यहाँ पे साइन अपॉन कॉस टैन थीटा होता है, कॉस बाय कॉस 1 और ये √2 और ये कॉस बाय कॉस 1। अब यहाँ पे करके देखते हैं। तो साइन प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा दिख रहा है ना, इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, कहीं एक साइड तो हमारी थोड़ी कम हो। तो इसको साइन से करते हैं, इसको भी साइन से करते हैं। √2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या करें, यहाँ 1 हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, √2, ठीक है। अब यहाँ पे tan माइनस 1 इक्वल्स टू √2 हो गया, 1 प्लस कॉट इक्वल्स टू √2 हो गया। तब भी हम इसमें कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू √2 प्लस 1 करते हैं। तो यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1। अभी भी कुछ हो नहीं पा रहा है, दोनों में रिलेशन स्टैब्लिश कुछ भी नहीं हो रहा है। एक +1 है, एक -1 है।
तो मैं इसको माइनस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकती हूँ, तो करके देखते हैं। √2 + 1 अपॉन 1 है, तो मैं यहाँ पे रैशनलाइजेशन का यूज़ कर सकती हूँ। रैशनलाइजेशन में हम क्या कर सकते हैं, √2 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखते हैं। तो √2 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा और 2 - 1 हो जाएगा जो कि 1 ही होगा, ठीक है। और नीचे बचेगा √2 - 1। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2 - 1। यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू ये दिख रही है, तो मैं cot को tan में कन्वर्ट कर सकती हूँ। जब cot को tan में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो 1 में चला जाएगा, तो यहाँ पे मैं tan में कन्वर्ट करती हूँ, तो ये हो जाएगा 1/√2 - 1। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये और ये यहाँ दोनों सेम आ गए हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो सेट P बोल रहा है और जो सेट Q बोल रहा है वो दोनों बातें सेम हैं। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है, जिससे हम ये बोल सकते हैं P = Q। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये जो है ये P सेट और Q सेट इक्वल कैसे आया, ये हमने पूरा सॉल्व किया फिर जाके आया। इसका शॉर्ट कुछ नहीं निकल सकता। हाँ, एक आध स्टेप आप लिखोगे कम और माइंड में ज़्यादा सोचोगे तो आपका टाइम ज़रूर बचेगा, तो वही एक ट्रिक है इसके लिए। तो अब कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ द सेट्स A एंड B आर डिफाइंड एज A की वैल्यू दे दी गई है, B की वैल्यू दे दी गई है, A इंटरसेक्शन B के कार्डिनल नंबर फाइंड करने को बोल दिए गए हैं। यानी A और B में जो भी कॉमन हमारे एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं ये पूछा गया है, ठीक है। कार्डिनल नंबर्स यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे गए हैं। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B बोला गया है, जिससे हमें पता चलता है कि A और B के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो है ही है। अब यहाँ पे A और B के बीच में रिलेशन तो मुझे दिख रहा है कि A और B में एलिमेंट्स X और Y है, ठीक है, X और Y है, और उसमें भी Y की दो वैल्यूज़ दी गई है, A की अलग और B की अलग। तो Y A के हिसाब से क्या बोल रहा है कि Y की वैल्यू है 1/x, ठीक है। तो ये सेट A के हिसाब से है, और सेट B के हिसाब से क्या हुआ कि Y की वैल्यू है -x। जब A और B के कुछ कॉमन पॉइंट्स आते हैं, यानी कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, A और B जो सेट है इनके बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, दिस मीन्स कि इनके जो कुछ कॉमन एलिमेंट्स है वो किस बात को सपोर्ट करते होंगे, वो इसको भी सपोर्ट करते होंगे और वो इसको भी सपोर्ट करते होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि पूरे सेट पे लागू होती है। A और B पे ये लागू होते हैं दोनों प्रॉपर्टीज। तो कुछ तो एलिमेंट्स ऐसे हैं ना, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है A इंटरसेक्शन B, तो कुछ तो एलिमेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिन पे ये दोनों चीज़ें लागू होती है, ठीक है। तो यानी कुछ एलिमेंट्स अगर ऐसे हैं तो उसमें ये दोनों चीज़ें लग भी रही है, तो लेके चलते हैं इन दोनों को एक ही साथ, तो लेके चलते हैं इन दोनों को एक ही साथ, देखते हैं कि लगता है कि नहीं कुछ। तो y की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, ऐसा हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। तो इससे क्या दिख रहा है हमें कि ये जो y की वैल्यू है वो -x भी है और 1/x भी है। तो मैंने यहाँ से नोट किया कि यहाँ पे जो x है 1/x है, तो यहाँ पे ये जो 1/x दिख रहा है, इसको अगर मैंने x को उधर भेजा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, x² = 1 -x² = 1। तो ये माइनस को मैं इधर भेज देती हूँ, ठीक है। तो माइनस को इधर भेज दिया तो x² = -1। अब आप में से कई लोग यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं कि ये जो माइनस को है ना उधर भेजना है, तो आप वहाँ माइनस को उधर भेजते वक्त प्लस में चेंज कर देते हैं। वैसा नहीं होता। अगर a -b है और यहाँ पे c है, तो ये माइनस वाला अगर उधर गया तो जाके कुछ होने वाला है, मतलब माइनस का प्लस होने वाला है, तो a = c + b होता है। लेकिन a × -b है = c है, तो ये माइनस आराम से उठ के वहाँ जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है -1, ऐसा है ये, तो इजीली यहाँ पे -c हो सकता है। इसलिए ये सब चीज़ों का हमें क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। यहाँ पे अगर इतनी बारीक मिस्टेक कर दी तो पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, -x² = 1 है, तो x² = -1 आया। x² की वैल्यू हमारी क्या आई, -1, तो x की वैल्यू ऑब्वियसली क्या आएगी, √(-1),
और ये जो अंडर रूट ऑफ -1 है, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको आयोटा बोलते हैं। यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाता है, ना कि रियल नंबर में। जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है x जो है वो बिलोंग्स टू r, x जो है वो बिलोंग्स टू r, यानी x जो है वो रियल नंबर है। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि x जो है वो रियल नंबर है, और जो कॉमन पॉइंट्स हैं जो बीच में, अगर वो कॉमन पॉइंट्स होते तो वो दोनों को सपोर्ट करते, ठीक है, इस वाले को भी सपोर्ट करते और इस वाले को सपोर्ट करते। लेकिन वो कॉमन पॉइंट्स क्या हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो बीच में आ रहे हैं, वो रियल नंबर्स नहीं है। मुझे पता है कि x जो है वो रियल नंबर्स है, लेकिन मैंने फाइंड किया कि x तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं। अगर मैंने इंटरसेक्शन लिया, a और b का इंटरसेक्शन लिया और बीच में जो कॉमन पॉइंट्स हैं मैंने उनमें दोनों की प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो बीच में जो आने वाले एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। और जबकि a और b में ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ही नहीं, सबके सब रियल नंबर्स हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बात कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, इसलिए मेरा अजम्पशन ही रॉन्ग है। इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा a और b का, बीच में कोई कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं। तो जब कोई कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं तो ये डायग्राम ही रॉन्ग है, फिर तो डायग्राम ऐसा बनना चाहिए। तो विच शोज कि a इंटरसेक्शन b जो है वो एम्प्टी है, यानी a का और b का इंटरसेक्शन नहीं हुआ है। तो जब a और b का इंटरसेक्शन ही नहीं हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स कि a इंटरसेक्शन b हमारे पास क्या है 5, तो इसलिए n ऑफ a इंटरसेक्शन b भी हमारे पास क्या आ गया 5, और ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ पे इक्वल्स टू 5 आएगा। अब ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे है नहीं, आप गैस ही कर लो, ऑप्शंस में से 5 भी रहने वाला है एक ऑप्शन, तो बस आपको 5 पे टिक करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, और ये क्वेश्चन वही लोग कर सकते हैं जिनको वेन डायग्राम का कंसेप्ट एकदम माइंड में बैठ गया हो, यानी वेन डायग्राम बनाना इतना इजी लगता हो और वेन डायग्राम में जो एलिमेंट्स को इमेजिन कर पाते हो, उन्हीं के लिए ये क्वेश्चन था। इसलिए मैंने वेन डायग्राम्स को इन डेप्थ पहले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है, कंसेप्टोपीडिया के लेक्चर्स में। तो मैंने इसीलिए पहले मैंने कंसेप्टोपीडिया के 2 लेक्चर्स पूरे के पूरे वेन डायग्राम पे लगा दिए, क्योंकि वेन डायग्राम्स का यूज़ हम लोग करने वाले हैं IIT JEE के पेपर्स में। तो यहाँ पे अगर हमें JEE क्रैक करना है, JEE मेंस एडवांस्ड क्रैक करने हैं, तो हमें वेन डायग्राम्स का जो कंसेप्ट है सेट्स चैप्टर के लिए, सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस के लिए आना चाहिए। इसलिए मैंने पूरे 2 लेक्चर्स डेडिकेटेड निकाले हैं कंसेप्टोपीडिया में, यहाँ पे वेन डायग्राम्स का कंसेप्ट पूरा क्लियर किया गया है। तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम जा रही है तो जाके वेन डायग्राम्स के कंसेप्ट को क्लियर करो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ, और इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो टोटल 140 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से हमने सारे स्टूडेंट्स को क्या किया, रोल नंबर वाइज मेंशन कर दिया 1 से लेके 140 तक। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो तीन पार्ट्स में उन स्टूडेंट्स को, जो टोटल 140 स्टूडेंट्स उनको डिवाइड किया गया है। एक तो इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इवन नंबर जो आ रहे हैं 1 से 140 के बीच में, उनको अलग कर दिया गया है। फिर जो डिविजिबल बाय 3 है उनको अलग कर दिया गया है, और जो डिविजिबल बाय 5 है उनको अलग कर दिया गया है। तो मैंने सेम क्वेश्चन देखा और एक डायग्राम क्रिएट किया। सबसे पहला स्टेप मेरा यही रहेगा, ठीक है। तो ये जो डायग्राम दिख रहा होगा आपका, ये जो रहेगा ये फर्स्ट स्टेप रहेगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, सबसे पहला मेरा स्टेप था डायग्राम बनाना। मैंने डायग्राम ड्रॉ किया मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और उन तीनों सब्जेक्ट्स को मैंने इंटरसेक्ट करवाया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स लिया होगा, कुछ ने फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया होगा, कुछ ने तीनों ही लिए होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑप्ट एनी ऑफ द 3 कोर्सेज। ऐसे स्टूडेंट्स बताओ जिन्होंने तीनों में से कोई भी कोर्स ऑप्ट नहीं किया है, यानी ना मैथ्स, फिजिक्स और ना ही केमिस्ट्री, तीनों ही ऑप्ट नहीं किए हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमें फाइंड करने हैं। तो ये फाइंड करना बहुत ईजी है, आपके माइंड ने अभी बोल ही दिया होगा ये कैसे फाइंड करना है। हमें क्या करना है, टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टोटल में से हमें A यूनियन B यूनियन C जितने भी आ रहे हैं, यानी A यूनियन B यूनियन C के अंदर में, A B और C के अंदर में जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको हटा देना है, ठीक है।
तो हम इससे क्या फाइंड कर लेंगे, टोटल में से ए यूनियन बी यूनियन सी यानी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को हटा देंगे तो हमें ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिन्होंने कुछ नहीं लिया है। यानी ये जो व्हाइट वाला एरिया बाहर आपको दिख रहा है ये कुछ और नहीं बल्कि ऐसे स्टूडेंट्स कंसिस्ट करता है जिन्होंने कुछ भी नहीं ऑप्ट किया है। तो आइए पता लगाते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑप्ट किया है ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने इंटरसेक्शन वाले पार्ट में आ रहे हैं यानी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री से ऑप्शंस लिए हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने तीनों ही लिया है तो उनको भी हमें काउंट करना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं इस फॉर्मूला की तरफ, ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला। ये कभी भी याद करने को मैंने कहा नहीं है, तो ये हम लोग रिकॉल कैसे करेंगे। तो रिकॉल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम सीधे उस डायग्राम को देखें। यहाँ पे मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री इन तीनों का क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। और ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल यूनियन का फॉर्मूला क्या रहता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। जो 2 बार इंटरसेक्शन आता है बीच में जो डबल लेयर में रहता है उसमें से हम एक ही लेयर को काउंट करते हैं और एक को हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एन ऑफ ए एन ऑफ बी और एन ऑफ सी ये तीनों आना चाहिए। ये चीज़ तो है नीचे मेरे पास, लेकिन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, यानी ये जो बीच में शेड किया है मैंने पार्ट वो, उसके बाद ये वाला पार्ट और इसके बाद ये पूरा पार्ट, जो 3 आई बन रहे हैं बीच में इनको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये डबल ओवरलैप हुए हैं और डबल बार काउंट हो रहे हैं, हमें एक ही बार काउंट करना है, इसलिए एक लेयर को हमें हटाना पड़ेगा। तो ए बी, बी सी और सी ए इन तीनों में जो एक एक लेयर है उसको हटाएंगे। जब हम एक एक लेयर को हटाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा एक लेयर हट गया, यानी हम बहुत करीब पहुंच गए। लेकिन एक प्रॉब्लम कर दी हमने, एक एक लेयर हटाते हटाते मैंने ये जो सेंटर का जो पार्ट है ना, ये जो सेंटर का पार्ट दिख रहा होगा ये वाला, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये मैंने तीनों लेयर हटा दी जिसकी वजह से सेंटर में हॉलो बन गया है। यानी मैंने क्या किया, मैंने तीनों में से इंटरसेक्शन हटाती गई एक एक लेयर और सेंटर में हॉलो बन गया है। ऐसा नहीं चाहिए हमें, सेंटर में एक पार्ट तो होना चाहिए, एक लेयर तो हो मिनिमम, इसलिए मैंने उसे ऐड कर दिया क्योंकि हमारे एक लेयर एक्स्ट्रा हट गया था। जब तीनों को हटा रहे थे तो एक लेयर हमारा सेंटर में से एक्स्ट्रा हट गया था और वहाँ पे हॉलो क्रिएट हो गया था, इसलिए मैंने उसको ऐड कर दिया। तो कंपनसेट करना ज़रूरी है इसलिए मैंने उसको ऐड किया। अब ये जो प्रॉपर फॉर्मूला है ये आपको समझ में आ गया होगा, डायग्राम के हिसाब से आप एग्जाम में इजीली बना सकते हो। अब हमें प्रॉब्लम कहाँ जाएगी, हमें प्रॉब्लम ये जा रही है कि हम इनको फाइंड कैसे करें, एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी, ये पर्टिकुलर एक एक चीज़ को फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम उसको फॉर्मूले में डालेंगे, फिर हमें ए यूनियन बी यूनियन सी मिलेगा। लेकिन ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो रहा है और हमें शॉर्ट में करना है। आपको मैक्सिमम टीचर्स यही सिखाएंगे कि इसे पूरा प्रॉपर मेथड से कैसे किया जाए, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आता। मैं ट्राई करूँगी कि हम शॉर्ट तरीके से करें और टाइम यहाँ पे बहुत बचा है। तो 140 स्टूडेंट्स हैं और हमें फाइंड करना है एन ऑफ ए। एन ऑफ ए क्या है, इवन। 140 में से हमें क्या फाइंड करना है, इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अलग कर लेना है क्योंकि एन ऑफ ए में क्या आ रहे हैं, इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 140 का अगर हम इवन निकालें और ऑड निकालें तो इवन और ऑड क्या होते हैं, हमेशा हाफ हाफ होते हैं। जो भी टोटल संख्या रहती है उसके हाफ हाफ होते हैं। अब मान लो 1 से 10 तक का काउंट करें हम, और 1 से 10 में से अगर मैं इवन और ऑड अलग अलग करूं तो 5 इवन होते हैं, 5 ऑड। वैसे ही 140 है, 140 के 70 क्या होंगे इवन और 70 क्या होंगे ऑड। तो मेरे को इवन फाइंड करना है, यानी मेरे को पता चल गया इसमें 70 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब यही तरीका हम अप्लाई करेंगे डिविजिबल बाय 3 के लिए। डिविजिबल बाय 3 हमें फाइंड करना है कि 1 से लेके 140 के बीच में ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो डिविजिबल बाय 3 हो। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाय 3 हो 1 से लेके 140 के बीच में। यानी हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या है, 140। हम 140 तक मैक्सिमम जा सकते हैं और डिविजिबल बाय 3 चाहिए। तो जब कभी भी हम कोई नंबर को डिविजिबल बाय 3 बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो 3 के टेबल में आता है। अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तभी वो डिविजिबल बाय 3 होगा। तो 3 की टेबल अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो 3 10 कितना होता है, 30 होता है। 3 20 कितना होता है, 60 होता है। ऐसे करते करते हम 140 तक जाएंगे, 140 के नियरेस्ट तक। तो हमें पता है कि ऐसे करते करते अगर हमने किया तो 3 5 150 होता है। हम 150 तो आ गए लेकिन 150 एक्सीड हो गया है, हमें 140 के पास जाना है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो अभी हम ऐसा क्या करें कि हमारा 140 के पास आए, तो हम इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे।
45 जा लेके देखते हैं। 135 तक पहुंच गए, क्या पता है 46 करके देख लेते हैं, अगर वो 140 से कम हो तो यहाँ पे रुक जाएंगे। यानी हमें पता चल गए कि 346 जा 138 आता है, इसके बाद हमारा 140 आ जाएगा, इसलिए हमें यहीं पे रोक देना है, ठीक है, क्योंकि 347 जा करेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा ही आएगा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए, 46 हुए, यानी 140 तक पहुंचते पहुंचते 46 में ही हमें डिविजिबल मतलब 46 स्टूडेंट्स तक ही हमारे निकल पा रहे हैं, किसमें, जो डिविजिबल बाय 3 थे। 140 के हमने क्या किया, 140 का एक मार्जिन लगाया और उससे कम जो नंबर है वो वाला लेंगे, वहां तक ही रहेंगे, 140 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। 140 होगा तो भी चलेगा, लेकिन 140 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो मैंने 3 की टेबल पढ़ना स्टार्ट की और 140 आ जाए यहाँ तक मैंने काउंट किया। तो मेरे को ये जो पार्ट है ना स्टार्टिंग का, ये भी करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से अगर ये 2 स्टेप भी लगाऊं तब भी मैं आइडिया लगा सकती हूँ कि नियरेस्ट कौन सा है 140 के। मैं 3 जा की और उसके बाद मुझे पता चला कि 350 जा समथिंग 150 हो रहा है, यानी 346 जा मैं काफी करीब थी, इसलिए मैं 346 जा लगा के देखी, 45 जा लगाया, फिर 46 लगाया, तो मेरा 138 आंसर आ गया। अब सिमिलर वे से डिविजिबल बाय 5 भी करके देखते हैं। तो 5 का हमें क्या करना है, हमारा मार्जिन कितना है, 140 का मार्जिन है। तो जहां तक मुझे लग रहा है 140 आ जाना चाहिए, क्योंकि 5 पीछे 0 दिख रहा है, तो 5 के टेबल में 140 आ जाएगा। तो 5 10 जा 50 होता है, ऐसे करते करते आगे गए तो 5 30 जा 150 होगा, ठीक है। तो 530 अगर 150 होगा तो 30 से कम होगा, ठीक है। तो 525 जा कितना होता है वो देख लेते हैं। तो 125 होता है, ये तो पता है, लेकिन 525 और 30 के बीच में होगा, ये तो मुझे 100% पता है। तो 528 जा करके देखते हैं, 29 जा बाद में देखेंगे अगर इधर पे नहीं होता तो। 5 8 जा 40, 5 12 11 12 13 14 हो गया, हमारा आंसर है 28, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 28। कैसे निकाला मैंने मार्जिन सेट कर दिया 140 को एक्सीड करने वाला नंबर हमें नहीं चलेगा, तो हमें 5 की टेबल पढ़नी है जब तक 140 ना आ जाए। तो मेरा 140 आ गया, यहाँ पे 138 आया, उसके बाद एक्सीड कर रहा था, इसलिए मैंने उसके बाद नहीं लिया नंबर, तो यहाँ पे मेरा 46 आया। यानी 3 की टेबल मैंने पढ़ी 140 आने तक और 5 की टेबल मैंने पढ़ी 140 आने तक, और जो नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया वो हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या निकले, 46 और 28। तो ये है एक शॉर्ट तरीका किसी भी चीज को फाइंड करने का। अगर आप पूरे एक एक नंबर फाइंड करते बैठोगे, यानी आप अगर सेट बनाओगे ऐसे करके कि सेट में कितने मेरे स्टूडेंट्स 1 से लेके 140 के बीच में ऐसे आ रहे हैं जो 3 से डिविजिबल हो, तो आपको शायद 2 घंटा 3 घंटा लग जाए। यही क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आया है, ये इसलिए आया है ताकि आपकी इंटेलिजेंस चेक की जाए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाए कि आप किस लेवल पे सोच रहे हो। अगर आपने ये चीज वहां पे सोची तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप नहीं लगाना, ये स्टेप भी नहीं लगाना, आपको ये स्टेप देखना है और यहीं से आप फाइंड कर लोगे। यहाँ पे भी आपको ये दोनों स्टेप्स नहीं लगाने, आपको 530 जा 150 आता है, ये जैसे ही पता चलेगा आपको ये चीज तो पता चल जाएगी कि 30 से कम है, ठीक है। और 525 जा 125 होता है, ये चीज आपके माइंड में आ जाएगी। तो यानी 25 से ज्यादा और 30 से कम, तो 28 लेके देखते हैं, अगर नहीं होगा तो 29 लेके देखेंगे। तो मैंने ये चीज सोच के चली और मेरा आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ही सोचना है एग्जाम में। अब हम फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है, यानी ऐसे नंबर लेने हैं जो इवन भी हो और डिविजिबल बाय 3 भी हो, ठीक है। तो मैं डिविजिबल बाय 3 कितने नंबर है मैं ये चेक कर लेती हूँ। तो डिविजिबल बाय 3 वाले नंबर ये हैं, और ये डिविजिबल बाय 5 हैं, और ये इवन वाले हैं, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 3 वाले नंबर है मेरे पास 46, यानी 46 में से मुझे क्या फाइंड करना है, इवन कितने हैं। 46 स्टूडेंट्स हमारे क्या हुए, डिविजिबल बाय 3, और डिविजिबल बाय 3 में से भी मैं इवन वाले अलग करूंगी। तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स वो सेट बनाते हैं, पूरे सेट में एक एक नंबर को लिखते हैं और उसमें से इवन वालों को छांट के अलग करते हैं, फिर उनको काउंट करते हैं। मैं ऐसा नहीं करने वाली, मैंने ना सेट बनाया ना कुछ, मैं डायरेक्ट नंबर लिख दूंगी। कैसे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 23। ये कैसे हुआ, डिविजिबल बाय 3 में इवन और ऑड दोनों तरह के नंबर होंगे। मुझे पता है कि जो भी टोटल नंबर रहते हैं उसमें से आधे इवन होते हैं और आधे ऑड होते हैं। तो 46 अगर मेरे नंबर हैं तो उसमें से आधे इवन होंगे और आधे ऑड होंगे। तो मैंने 23 निकाल लिया। कैसे, इवन ऑड वाले कंसेप्ट से। ये चीज़ जिसको पता होगी वो वहाँ पे एग्जाम में लगाएगा, वरना वो सॉल्व करता बैठेगा। बी इंटरसेक्शन सी, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री का हमें कॉम्बिनेशन निकालना है, यानी डिविजिबल बाय 3 भी हो और डिविजिबल बाय 5 भी हो। तो हमें पता है कि डिविजिबल बाय 3 कितने हैं, 46, और डिविजिबल बाय 5 कितने हैं, 28 स्टूडेंट। यानी हमें क्या निकालना है, ऐसे नंबर जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो मैं क्या करूँगी, डिविजिबल बाय 3 में कितने हैं, 46, मैं 4 लाइन्स ड्रॉ करूँगी। 40 के लिए 4 लाइन्स और 6 के लिए हाफ से थोड़ी सी लंबी लाइन। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, इसे 10 10 10 10 और ये 6 46, ठीक है। ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं ट्रिक लगाने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पे
हर 10 नंबर में से हमें फाइंड करना है कितने नंबर, हर 10 नंबर में से कितने नंबर हमारे डिविजिबल बाय 5 होते हैं। सॉरी ये कितने हैं 46, हाँ डिविजिबल बाय 5। मैंने क्या किया, डिविजिबल बाय 3 को इस फॉर्म में लिखा और इसमें से अब मैं डिविजिबल बाय 5 वाले नंबर्स को बाहर निकालूंगी। यानी इसमें से डिविजिबल बाय 5 कितने नंबर हैं, तो पहले 10 में से कितने डिविजिबल बाय 5 होंगे, तो 3 और 5 का कॉम्बिनेशन ये हमें निकालना है। तो 3 का हमें पता है, पहले 10 नंबर 3 के हैं, उसमें से डिविजिबल बाय 5 कितने होते हैं। अगर मैं डिविजिबल बाय 5 फाइंड करूं तो 5 की टेबल में 5 3 जा 15 आता है और 5 10 जा 50 आता है। यानी एक टेबल में अगर मैं एक 10 तक टेबल लिखूं, 1 से लेकर 10 तक, तो उसमें 5 जा और 10 जा ये जो दो प्लेसेस हैं, यहाँ पे क्या होता है, डिविजिबल बाय 5 होता है। यानी हर 10 में से 2, हर 10 में से 2, हर 10 में से 2 और हर 10 में से 2। तो ऐसे हर 10 में से 2 हमारे क्या निकल गए, डिविजिबल बाय 5 निकल गए। लेकिन जो 6 थे उसमें से डिविजिबल बाय ये जो टेंजा है, टेंजा वाली प्लेस तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी 5 वाला तो मिल जाएगा, 5 जा तो मिल जाएगा, लेकिन 10 जा गायब है। यानी हम इसमें से एक ही बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये माइंड में रखना। 2 2 2 2 और ये 1। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, 2 2 4 4 और ये 9। ठीक है, तो ये हमारे 9 हो गए, बी इंटरसेक्शन सी 9 हो गए। ये आपके रेफरेंस के लिए है, ये बॉक्स चेक कर लेना एग्जाम टाइम पे, तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, यानी इवन नंबर और डिविजिबल बाय 5। बहुत इजी है। डिविजिबल बाय 5 कितने हैं, 28 नंबर्स। 28 में से मुझे इवन अलग करना है, तो हमें पता है टोटल में से आधे इवन और आधे ऑड होते हैं। तो 28 में से आधे इवन होंगे 14 और 14 आधे ऑड। ठीक है, तो मुझे इवन फाइंड करना है, इसलिए मुझे पता है यहाँ पे 14 होगा। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, यानी मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट लिए हो, यानी ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाय 3 भी हो, 5 भी हो और इवन भी हो, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो। तो ये थोड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है। चेक कर लेते हैं कि ऐसे नंबर्स कैसे फाइंड करना, यानी ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये फाइंड करना है हमें। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें गिवन है बी इंटरसेक्शन सी हमें पता है, तो इसके साथ किसका इंटरसेक्शन ले लेना पड़ेगा, ए का इंटरसेक्शन ले लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम करें क्या, हम ऐसा क्या करें कि हमारा ऑलरेडी बी इंटरसेक्शन सी हमारा मिला ही हुआ है, 9 है, उसका ए के साथ यानी कि जो कि है इवन नंबर्स हम उसके निकाल सके। तो हमें क्या पता है कि डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 5 इन दोनों का इंटरसेक्शन करने पे 9 ऐसे नंबर्स हैं जो कि उसमें आते हैं, लेकिन हमें इसमें से भी इवन वालों को निकालना है। और 9 क्या है, 9 खुद एक ऐसा नंबर है जिसका इवन और ऑड आधा आधा हम कर नहीं सकते, क्योंकि जब हमारे पास कोई एक इवन नंबर रहता है तो उसमें से हम हाफ हाफ करके उसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं इवन ऑड में, लेकिन 9 का इवन ऑड करना थोड़ा टफ है। तो अभी हम करें क्या इसके लिए एक और ऑप्शन है, एक और तरीका है, वो बता देती हूँ। हमने जो ये डिवीजन किया था ना यहाँ पे 10 10 10 फिर 6, फिर उसमें से मैंने 2 नंबर निकाले थे, फिर उनको जोड़ के मैंने 9 बनाया था। अब हम उसमें से देखते हैं कि ये जो 10 10 का सेट है, इसमें जो हमने 2 निकाले थे, हमने कौन कौन से निकाले थे, 5 3 जा 15 निकाला था और 5 10 जा 50, यानी 3 जा और 10 जा वाली चीज़ें निकाली थी, जिससे हमें यहाँ पे 15 और 50 ऐसे 2 नंबर हर एक पेयर में मिल रहे थे। यानी हर 10 में से 2 नंबर ऐसे निकल रहे थे जो कि 3 जा और 10 जा वाले नंबर थे, और वहाँ पे हमें मिल रहे थे 2 ऐसे नंबर जहाँ पे डिविजिबल बाय 5 मिल रहा था। यानी हमने क्या किया था, डिविजिबल बाय 3 में से डिविजिबल बाय 5 को एक्सट्रैक्ट किया था। तो अब हमें यहाँ पे उसमें से भी इवन वाले को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी जो ये नंबर्स गिवन है 2 2 2 और 1, यहाँ पे हमें उसमें से भी एक एक नंबर किसका निकालना है, 1 या 2 नंबर जितने भी उसमें से आ रहे हैं उसमें से हमें क्या निकालना है, इवन वाले को निकालना है। तो अब हम यहाँ पे कैसे पता लगाए कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, बहुत ईजी है। हमने 5 3 जा 5 10 जा यानी इंटू 3 इंटू 10 करके हमने क्या निकाले थे, 2 नंबर निकाले थे। अब उन दोनों में से इवन और ऑड क्या है हम देख सकते हैं। 15 जो है ये मुझे ऑड दिख रहा है, यानी हम जब 3 जा कर रहे हैं तो हमें ऑड मिल रहा है, लेकिन जब हम 10 जा कर रहे हैं तो हमें वो इवन मिल रहा है।
और यहाँ से मैं पता लगा सकती हूँ कि जो दो में से जो दो 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 का हमने नंबर निकाले थे, हर 10 में से 2 नंबर निकाले थे, उसमें से एक इवन है और एक ऑड है। दैट मीन्स इसमें से एक इवन है, फिर यहाँ से एक इवन है, यहाँ से एक इवन है, यहाँ से एक इवन है। अब यहाँ पे एक मिला था, यहाँ पे एक कौन सा मिला था, थ्रीज़ा वाला जो नंबर था वो मिला था, और टेंज़ा वाला हमारे पास था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे थे कितने नंबर, 6 नंबर थे। हर 10 में से 2 निकल रहे थे, लेकिन हर 6 में से सिर्फ एक ही निकल पाया, जो कि है थ्रीज़ा वाला नंबर। तो यहाँ पे टेंज़ा वाला नंबर तो हमें मिला ही नहीं था, यानी जो यहाँ पे थ्रीज़ा वाला है वो तो ऑड है, तो यहाँ पे इवन हमें कहीं कुछ मिलने ही नहीं वाला, तो इतने ही इवन हमें मिलेंगे बस। तो इससे मैं पता लगा सकती हूँ कि मेरे पास 4 इवन नंबर्स हैं। तो ये मैंने ऐसे किया। बस अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो बहुत इजी है, नॉर्मल जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे करना है। 46 और 4 को मैंने ऐड कर दिया तो 50 हो गया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। -23, -9 और -14, तो 28 और -14 किए तो हमारे पास कितना बचेगा, 14 ही बचेगा, इसलिए यहीं पे कर लेते हैं। और 23 में से अगर 9 गए, नहीं इसमें ऐड होने वाला है, जैसे 23 9 -32, बाकी हमारे हो गए हैं। -32 में से 14 गए, आंसर इज 102। तो 102 अब हमें टिक कर लेना है, ठीक है। आप में से मैक्सिमम लोग यही करोगे, ये गलत है। 102 आंसर नहीं है, क्योंकि आप इतना लंबा सॉल्व करते हो तो आपको याद नहीं रहता कि आपको फाइंड क्या करना है। आप सीधे ऑप्शन में जाते हो और 102 पे टिक लगा देते हो। 102 इज़ नॉट आवर आंसर। तो 102 अगर आंसर नहीं है तो आंसर क्या है, आंसर हमारा कुछ और है। हमें पूछा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द 3 कोर्सेज। हमने फाइंड कर लिया है ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड किया है। जबकि हमें क्या फाइंड करना है, तो टोटल में से हमें ए यूनियन बी यूनियन सी को रिमूव करना है। तो टोटल हमारे पास कितने थे, 140 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 102 को रिमूव करना है। तो आंसर विल बी 38 को हमें मार्क कर देना है, और ये अब हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो जो लोग 102 पे लगा देंगे वो पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा टाइम लगाएंगे, और एट लास्ट जाके ये मिस्टेक कर देंगे, वो जाके 102 पे मार्क कर देंगे, जबकि आंसर है हमारा 38। हमसे पूछा गया है कितने स्टूडेंट्स ने तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया। हमने 70, 46 और 28, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट्स को ऐड करके स्टूडेंट्स निकाले, और ए यूनियन बी यूनियन सी यानी टोटल स्टूडेंट्स इस पार्ट में जिन्होंने सब्जेक्ट लिया है, एटलीस्ट एक भी लिया है, हमें वो पता है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं। 102 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बाकी के 38 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी ऑप्ट नहीं किया है, और हमें वो फाइंड करना है। तो ये हमारा मेन आंसर हुआ। और यहाँ तक ही नहीं पहुँचते, आधे लोग यहीं पे मार्क कर देते हैं, तो जिसकी वजह से एक स्टेप की वजह से पूरा हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन बेसिक पार्ट है, इसमें तो जो जितना फास्ट रहेगा उसका सब कुछ ठीक है, लेकिन ये पार्ट जो फाइंड करने का है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, यानी इसके पीछे आपके 3 मिनट या 4 मिनट जाएंगे। मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए टाइम लगा, लेकिन आपके लिए ये एकदम फास्ट होना चाहिए। तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, डिफरेंट क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आपके सामने,
उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है लेट ए बी एंड सी बी सच सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है सी का। ठीक है, तो यानी ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट ये वाला पार्ट रहता है, बीच का जो फर्स्ट आई रहता है। ठीक है, और वो क्या है, वो सबसेट है किसका, एक सी सेट का। तो अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है ये वाला सेंटर वाला पार्ट है, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये सबसेट है किसका, सी का। अब यहाँ पे जो एक 1 by 1 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम इसमें चेक करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। जो नहीं है ट्रू वो वाला चेक करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से, बी इंटरसेक्शन सी इज़ नॉट एम्प्टी। बी इंटरसेक्शन सी जो बोल रहे हैं वो एम्प्टी नहीं है। यानी अगर मैंने सी और बी का इंटरसेक्शन लिया, ये पूरे सी का और ये बी का इंटरसेक्शन लिया, तो ये एम्प्टी नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं। तो देख के पता ही चल रहा है एम्प्टी नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, तो ये एम्प्टी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी का जो ये पार्ट है ये भी किसके सबसेट बन जा रहे हैं, ये बी और सी दोनों के सबसेट बन जा रहे हैं। यानी दोनों का अगर मैंने इंटरसेक्शन लिया तो वो एम्प्टी तो नहीं होने वाला। दोनों का अगर मैंने इंटरसेक्शन लिया बी और सी का, तो बीच में क्या आ रहा है हमारे, ये वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, और बाकी तो है ही है इंटरसेक्शन, तो एम्प्टी नहीं है। इसके बीच में ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट आता है, और यहाँ पे लिखा भी है कि ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट भी एम्प्टी नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट भी एम्प्टी नहीं है, यानी इसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट सी में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट भी एम्प्टी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी। अगर ए माइनस बी सबसेट ऑफ सी है, तो अब यहाँ पे ए माइनस बी जो है वो क्या बोल रहे हैं, सबसेट है सी का। और ए, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि ए जो है वो सी का सबसेट है। करके देख लेते हैं, ए माइनस बी यानी ये वाला पार्ट, ये किसका सबसेट बोला जा रहा है, सी का सबसेट बोला जा रहा है। दैट मीन्स ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसा कुछ होना चाहिए, यानी a माइनस बी जो है, a में से b को हटा दो तो ये वाला पार्ट मिलता है। तो ये जो है हमारा, ये क्या हुआ, हमारा a माइनस बी हुआ। और ये जो a माइनस बी है ये क्या है, ये सबसेट है किसका, c का, ऐसा बोला जा रहा है। अगर ऐसा है तो a भी जो है वो सबसेट होगा c का। तो हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि a इंटरसेक्शन b जो है वो सबसेट है किसका, c का। और हमें पता है कि a माइनस बी भी जो है वो क्या है, सबसेट किसका हुआ, c का। तो जब ये दोनों चीज़ें ही पॉसिबल हो गई, तो इससे हमें क्या मिलेगा कि दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट ग्रीन वाला पार्ट, ये ग्रीन वाला पार्ट प्लस सेंटर वाला पार्ट जो कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये दोनों किसके सबसेट हो गए, सी के सबसेट हो गए। तो ये दोनों अगर मिलके सी के सबसेट हो गए, दैट मीन्स ए जो है वो पूरा का पूरा सी का सबसेट हो गया। तो ये पहले वाले से ये वाला हुआ, दूसरे वाले से हमारा ये ट्रू हुआ। अब तीसरा वाला देखते हैं, सी यूनियन ए और सी यूनियन बी, यानी सी का ए के साथ यूनियन लो या सी का बी के साथ यूनियन लो, दोनों का यूनियन लो और उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन लो। तो इंटरसेक्ट करने पे सी ही इंटरसेक्शन में आएगा। बिल्कुल करेक्ट है, चाहे यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, सी का अगर ए के साथ यूनियन लेते हो तो ये वाला पार्ट पूरा शेड होगा। सी का अगर ए के साथ यूनियन लिया तो ये येलो वाला पार्ट शेड होगा, और सी का अगर बी के साथ यूनियन लिया तो ये ग्रीन वाला पार्ट शेड होगा। ये दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो क्रॉस वाला पार्ट कौन सा दिख रहा है, कॉमन वाला पार्ट, ये जहाँ पे येलो और ग्रीन एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ, सी।
यानी सी वाला जो पार्ट है वही हमारा फाइनल आंसर आया। तो ये दोनों और ये भी तीनों हमारे करेक्ट स्टेटमेंट गए। अब तक मैंने जो डायग्राम बनाया है वो करेक्ट जा रहा है, यानी हमें जो गिवन है उसके हिसाब से सारे डायग्राम्स करेक्ट जा रहे हैं। लेकिन लास्ट वाले में एक प्रॉब्लम जाएगी, वो करके देखते हैं। तो अब फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। तीनों ऑप्शन तो हमने करेक्ट प्रूव कर दिए हैं। अब फोर्थ ऑप्शन में क्या होता है? फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है कि इफ़ a माइनस सी इज सबसेट ऑफ b देन a इज सबसेट ऑफ b। मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की कि a जो है वो सबसेट ऑफ b बोला जा रहा है। मैंने क्या किया, मैंने डायग्राम में ही चेंज कर दिया, मैंने a इज सबसेट ऑफ b कर दिया। तो ये रहा हमारा डायग्राम में चेंज, a इज सबसेट ऑफ b। लेकिन जैसे ही a इज सबसेट ऑफ b किया और a का इंटरसेक्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये वाला कंडीशन, अगर a इज इंटरसेक्शन ऑफ b किया मैंने, तो a इंटरसेक्शन b यहाँ पे हुआ, जो कि यही वाला येलो वाला पार्ट ही आ रहा है इंटरसेक्शन में। यानी a और b का कॉमन पार्ट कौन सा है? a वाला ही पार्ट हमारा कॉमन आ रहा है। यानी a जो है वो क्या हो गया? स्ट्रिक्ट सबसेट ऑफ, यानी प्रॉपर सबसेट ऑफ c हो गया। तो ये देखो a इंटरसेक्शन b किया और ये जो येलो वाला पार्ट है वो मेरा क्या आ गया? a ही आ गया। तो मैंने a लिख दिया और वो क्या हुआ मेरा कि प्रॉपर सबसेट हुआ c का। ये कहाँ है? गिवन कंडीशन है, यहाँ से ही पूरा ये आया है। ठीक है, अब मेरा क्या हुआ? अगर मैंने a इंटरसेक्शन b, a इज इक्वल्स टू a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ c, तो इससे मुझे पता चलता है कि a जो है वो c का बिल्कुल छोटा प्रॉपर सबसेट है। यानी प्रॉपर सबसेट यानी क्या? वो c के प्रॉपर अंदर ही आता है। तो जब वो c के अंदर आता है और a जो है वो छोटा है, तो a माइनस सी पॉसिबल है क्या? क्योंकि हमें पहली चीज़ यहाँ पे दी गई है a माइनस सी, तो a माइनस सी तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। तो इफ़ वाली कंडीशन हमारी ट्रू ही नहीं हो पा रही है। तो हम इफ़ ही ट्रू नहीं कर सकते तो वो देन क्या प्रूव करेंगे? इसलिए a माइनस सी तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने करके देखा, a को सबसेट बना के देखा b का, उससे मैंने पूरा इंटरसेक्शन वगैरह लेके जो गिवन कंडीशन थी वो भी लगा के देखी, लेकिन उससे मुझे एक फैक्ट पता चला कि a जो है वो प्रॉपर सबसेट बन जाएगा c का, और उसकी वजह से a माइनस सी कुछ होगा ही नहीं। दैट मीन्स इट विल बी अ सेट विच हैज़ नो वैल्यू, मतलब a माइनस सी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। c में से a को हटाऊंगी तो शायद एम्प्टी सेट आए, कुछ आए, लेकिन a में से c को हटाना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए a में से c को हटा नहीं सकते, और ये जो है फोर्थ ऑप्शन ये स्टैंड ट्रू नहीं कर रहा, ये ट्रू नहीं हो रहा है। एक ये तरीका है और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हर किसी में यही ऑप्शन निकलने वाला है कि a सबसेट ऑफ b जो है ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। डायग्राम तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा, ये डायग्राम जो है ना a सबसेट ऑफ b ये पॉसिबल नहीं है। तो ये है प्रॉपर तरीका। पर मैं कहूँगी कि ये जो ऑप्शन को, आप जो रॉन्ग ऑप्शन को चूज़ करने से बेटर है कि अगर आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस में से अगर 3 करेक्ट मिल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब 3 करेक्ट मिलते हैं ना तो हम डैम श्योर रहते हैं कि वो जो फोर्थ वाला है वो इनकरेक्ट ही है। लेकिन जब हमको ऐसा रहता है कि जब सब कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है और उसमें से अगर तुम्हें एक कोई ऑप्शन इनकरेक्ट दिख रहा है, तब ही तुम इनकरेक्ट को चूज़ करोगे, वरना एलिमिनेशन मेथड लगाना ही बेस्ट रहता है, सेफेस्ट मेथड रहता है, जहाँ पे बाकी के 3 सही रहते हैं और चौथा अपने आप ही ऑब्वियसली रॉन्ग मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, आपको करेक्ट ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। जो ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है या फिर इसको करने में प्रॉब्लम जा रही है, उसको छोड़ के बाकी के 3 अटेम्प्ट करो, क्या पता वो 3 करेक्ट हो। और वो 3 अगर करेक्ट हो जा रहे हैं, यानी वह जहाँ पे आप अटक रहे हो, जो क्वेश्चन जो ऑप्शन आपको अटका रहा है या फिर जिसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है, वो गलत है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन से कुछ डिफरेंट सीखेंगे, और ऐसे जो जो चीज़ें आप नया नया सीख रहे हो हर क्वेश्चन में, उसे अपने लाइफ में ऐड करते जाओ, क्योंकि वो जो चीज़ है फिर वो कंटिन्यू होगी जेईई एग्ज़ाम तक। और वो जो फाइनल एग्ज़ाम रहता है तब आपके माइंड में ये सब पॉइंट सेट होने चाहिए। इसके लिए आपको एक प्रॉपर नोटबुक में मेंटेन रखना पड़ेगा कि आपने क्या सीखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये जो चीज़ें बोल रही हूँ ये सब चीज़ें मैं लिख के नहीं दे सकती, आपको लिखना पड़ेगा, आपने क्या सीखा वो आपको लिखना है। तो अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ पे बोला गया है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि लेट ए बी द इवेंट, ठीक है, जिसमें नंबर ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3 रहेगा, तो 3 से ज़्यादा रहेगा, 4 5 6,
ठीक है, 6 तक ही रहते हैं नंबर डाई में, ठीक है। तो ए वाला जो है इवेंट उसमें 4, 5 और 6 मिलेगा, और बी जो इवेंट है उसमें नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन 5, 1, 2, 3, 4। जब लेस देन 5 बोला गया है तो 5 को नहीं लेना है, 5 से कम बोला गया है ना तो 5 को नहीं लेना है, और 3 से ज़्यादा बोला गया है तो 4, 5, 6 आएगा, 3 नहीं आएगा। जब ऐसा हुआ तो हमें दोनों पता चल गए इवेंट्स, ठीक है, ए बी दोनों ही पता चल गए। अब हमें बोला क्या गया है कि फाइंड पी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी यानी क्या करना है, ऑब्वियसली दोनों का यूनियन करना है। दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरा आ जाएगा। अब ये जो है ये 6 तक तो हमारे पास डाई में पूरे फेसेस ही रहते हैं, ठीक है। तो कितने फेस रहते हैं, 6 फेसेस ही रहते हैं। तो जब मेरे पास 6 नंबर तक ही डाई में रहते हैं तो मुझे पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस ही मिल गया है। दैट मीन्स पी ऑफ एस इक्वल्स टू 1। सैम्पल स्पेस पूरा क्या होता है, मैक्सिमम सैम्पल स्पेस क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये हमें पूरा सैम्पल स्पेस ही मिल गया है, और P ऑफ S इक्वल्स टू 1 यानी सैम्पल स्पेस हमें 1 मिल गया, तो हमारा आंसर होगा 1। इतना इजी था ये, बस यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। इसमें से भी कई लोग अभी प्रोबेबिलिटी निकालने बैठते जो कि होगा 3/6, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालते 3/6, फिर यहाँ पे निकालते प्रोबेबिलिटी ऑफ B 4/6, फिर इसका क्या करते, यूनियन करते। तो उससे बेटर है, इतना लंबा मेथड लगाने से बेटर है कि यहीं से डायरेक्ट सैम्पल स्पेस ही निकल रहा है, तो इतनी मेहनत करनी क्यों। हम सीधे लेते हैं, इनका यूनियन करते हैं और देख लेते हैं कितने एलिमेंट्स आए। तो पूरे 6 के 6 एलिमेंट्स आ गए, यानी हमारे सैम्पल स्पेस ही मिल गया। इतना सोचना ही क्यों। वैसे में डायग्राम देख के ही पता चल रहा है कि 1, 2, 3 ये हमारे इधर पे आ गए, फिर 4, 5, 6 ये हमारे ए साइड में आ गए। दोनों का अगर यूनियन ले तो हमें पूरे 6 एलिमेंट्स मिल जाते हैं, जिससे हमें पूरा सैम्पल स्पेस मिल जा रहा है। तो वहाँ से भी आप देख के कर सकते हो या फिर यहाँ से भी आप देख के कर सकते हो। दोनों ही कंडीशन में टोटल हमारे 6 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, तो 1, 2, 3, 4 पूरा 6 तक मिल गया, और इससे हम सैम्पल स्पेस बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी आर 3 सेट्स, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी ये दोनों इक्वल है, और ए यूनियन बी और ए यूनियन सी ये दोनों इक्वल है। इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए। ए इंटरसेक्शन बी ये होगा, ए इंटरसेक्शन सी ये होगा, ठीक है। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी भी इक्वल है, यानी ये वाला पूरा और ये वाला पूरा भी इक्वल है। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं, ए बी इक्वल है, ए सी इक्वल है, बी सी इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल्स टू 5 है। तो इतना पूरा ऑप्शंस पढ़ने नहीं है आपको। सबसे पहली बात, जब ये दिख रहा है तो आप यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल लिख लोगे, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी इक्वल लिख लोगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी का और ए यूनियन सी का फॉर्मूला। हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी ये फर्स्ट इक्वेशन से इक्वल है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी लिखने से भी चलेगा। दोनों साइड सेम आ गया, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, दोनों तरफ ए दिख रहा है, हट जाएगा, बी इक्वल्स टू सी। हमारे पास आंसर ही आ गया कि सेट बी और सेट सी इक्वल है। हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो डायरेक्ट ऐसे करना है आंसर, ठीक है। बी और सी इक्वल आ गए हमारे, तो फाइंड करना बहुत इजी है, डायग्राम से भी कर सकते हो, ये चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जैसे कि बोलती हूँ डायग्राम से डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर ये स्टेप्स लिख के करना है तो करो। वैसे में ये चीज़ डायग्राम से कर सकते हैं। वो कैसे, ए इंटरसेक्शन बी है और ए इंटरसेक्शन सी है,
ठीक है। तो इंटरसेक्शन वाले से ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, हेल्प कहाँ से मिलेगी, यूनियन वाले से। ए यूनियन बी है और ए यूनियन सी, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में आपका कॉमन वाला पार्ट कौन सा आएगा, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन सी और ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। अब इसमें से अगर मैं ए को हटा दूं तो बी और सी इक्वल नहीं हो जाएंगे। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी इक्वल दिए हुए हैं, तो इसमें से अगर मैं ए को हटा दूं, ए यूनियन बी में से ए को हटा दूं और ए यूनियन सी में से ए को हटा दूं, तो मेरे पास बचेगा क्या, बी इक्वल्स टू सी। यहीं से मैंने फाइंड कर लिया कि हमारे पास बचा क्या, बी इक्वल्स टू सी। तो या तो आप वो वाला मेथड लगाओ जो पूरा मेथड है, या तो फिर ये मेथड लगाओ डायग्राम वाला, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करो और आपके पास आंसर हाजिर होगा। तो डायग्राम से डायरेक्ट हमें आंसर मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम 18th क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन हैं तो पहले ले लेते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन है 17th, वो बाद में लेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बोला गया है। बहुत ही ईजी है, डायग्राम से ही कर सकते हैं। ए यूनियन बी यानी पूरा यूनियन, ए और बी पूरा, ठीक है। ये वाला पार्ट भी रहेगा उसमें, फिर ये वाला पार्ट भी रहेगा और सेंटर वाला पार्ट भी रहेगा। लेकिन इसमें से हमें बोला गया है इंटरसेक्शन बी को हटाना है। दैट मीन्स ये जो शेडेड पार्ट है इसको हटाना है। तो बचेगा क्या, तो हमारे पास बचेगा कौन सा पार्ट, बचेगा ये वाला पार्ट। इंटरसेक्शन वाले को छोड़ के बाकी का पूरा पार्ट हमारे पास बचेगा। तो ये पूरा पर्पल वाला पार्ट हमारे पास बचेगा। तो इस पार्ट को बोलते क्या हैं, इस पार्ट को और इस पार्ट को, इसको हम बोल सकते हैं ए माइनस बी और इसको बोल सकते हैं बी माइनस ए। तो बस यही तो हमने किया है, ए माइनस बी और बी माइनस ए। लेकिन ये दोनों हमें लेने हैं, ये दोनों हमें लेने हैं, बस इस वाले को नहीं लेना है। तो ये हमें लेने हैं, दैट मीन्स हमें इन दोनों का यूनियन लेना है। तो ए माइनस बी माइनस ए वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स हैज 40 एलिमेंट्स एंड एक्स यूनियन वाई हैज 60 एलिमेंट्स। इसका भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये x हो गया, ये y हो गया, और x के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 40 एलिमेंट्स हैं। x यूनियन y के पास कितने हैं, x यूनियन y के पास 60 एलिमेंट्स हैं। x के पास कितने हैं, 40 हैं। x इंटरसेक्शन y के पास 10 है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितने होंगे, बहुत इजी है। डायरेक्ट n ऑफ x यूनियन y का फॉर्मूला लगेगा, n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। सीधे ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 40, y की वैल्यू क्या है नहीं पता, तो n ऑफ y वैसे ही रहने दो, और n ऑफ x इंटरसेक्शन y, तो इसकी वैल्यू पता है हमें 10 है, ठीक है। 10, 40 में से 10 गए 30 प्लस n ऑफ y, और n ऑफ x यूनियन y की वैल्यू भी हमें पता है जो कि है 60। तो n ऑफ y क्या होगा, 60 माइनस 30, जो कि क्या होगा 30। तो एग्जाम में इतना सॉल्व करना ही नहीं है, सब माइंड में करना है। माइंड में कैसे करेंगे, और इस क्वेश्चन में दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है कि तीनों का मिला के हमारे पास कितना है 60, ये सेंटर वाले का मिला के, ये वाले का मिला के, ये वाले का मिला के। क्यों, क्योंकि ये है ए यूनियन बी की, एक्स यूनियन वाई की, सॉरी एक्स यूनियन वाई की हमें वैल्यू दी हुई है। तो यूनियन में क्या क्या कंसीडर होता है, ये वाला प्योर पार्ट एक्स, प्योर पार्ट वाई, और सेंटर में
मिक्स वाला पार्ट जो कि इंटरसेक्शन। तो इन तीनों की वैल्यू मिला के कितनी है 60, जिसमें से 2 की वैल्यू तो हमें पता है, तीसरे वाली की नहीं पता है। ठीक है, तो 2 इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 40 नहीं है, ये 40 तो पूरे की वैल्यू है, 40 में ये 10 भी तो इंक्लूडेड है, तो ये 40 में से 10 को हटाओ तो सिर्फ 30 मिलेगा। यहाँ पे 10 मिलेगा, 30 + 10 कितना हुआ 40, 60 में से 40 गए, बाकी कितने बचे वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 20 यहाँ पे आएगा, और ये 20 + 10 30 हुआ, यानी पूरे y की वैल्यू कितनी हुई 30। ठीक है, तो ऐसे करके हमें निकालना है। तो पूरे देखो n(y) की वैल्यू हमारी क्या आई 30 आई। तो 20 किसका आया, 20 प्योर y का आया है, ये प्योर y की वैल्यू है 20, और ये प्योर x की वैल्यू है 30, और ये जो है ये है हमारा बीच वाला पार्ट जो कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट। तो हमने ये प्योर का पार्ट निकाला है। अब इसको इसके साथ जोड़ दो तो यहाँ पे 40 आ जाता है, इसको इसके साथ जोड़ दो तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 30 आ जाती है। तो ये हमारा आंसर हुआ 30। ठीक है, तो ये इतना इजी था। डायग्राम से भी कर सकते हो या फिर 1-2 स्टेप्स इस फॉर्मूले में लगा दो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जो भी आपको उस टाइम पे करेक्ट लगे, टाइम कम खाए तो वो वाला आपको करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 17 थोड़े बड़े हैं, तो इन पहले क्वेश्चन नंबर 17 को कर लें। तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला जा रहा है कि एक टाउन में 25% फैमिलीज के पास फ़ोन है, 15% के पास कार है, 65% फैमिलीज ऐसी है जिसके पास ना तो फ़ोन है ना ही कार है, और 2000 फैमिलीज ऐसी है जिसके पास दोनों ही कार भी है और फ़ोन भी है। आजकल कार हो ना हो इंसान के पास फ़ोन तो सबके पास रहता है, लेकिन ये थोड़ा पुराने ज़माने का क्वेश्चन है, उस हिसाब से लेके चलो। ठीक है, तो 25% फैमिलीज़ के पास क्या है, फ़ोन है। ये रहा हमारे पास, मैंने पूरा लिख के रख लिया है जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, गिवन थी, और थोड़ा बहुत कुछ फाइंड भी किया है। उसके बाद हमें क्या करना है वो आप बताओगे। ठीक है, तो n(a) = फ़ोन। ठीक है, हमने a को लिया है फ़ोन जो कि है 25%, कार को लिया है 15%, और एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है नाइदर फ़ोन नॉर कार के लिए जो कि है NP-NC। ठीक है, तो ये मैं पूरा ना लिखना पड़े इसलिए NP-NC लिख दिया। एग्जाम में आप भी कर सकते हो क्योंकि JEE का पेपर है, कौन सा बोर्ड का पेपर है, यहाँ पे जितना शॉर्ट में हो सके आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि टाइम बचाना है। ठीक है, तो फ़ोन के 25%, कार के 15%, NP-NC के 65%, यानी नाइदर फ़ोन नॉर कार, बोथ फ़ोन एंड कार जिसके पास दोनों हैं तो वो है 2000 फैमिलीज़। ये मैंने लिख दिया, सो जो गिवन था वो लिख दिया। अब मैंने ये डायग्राम बनाया, यहाँ पे A, B बोथ फ़ोन एंड कार वाले, ये सेंटर का पार्ट जो है इंटरसेक्शन वाला पार्ट वो रहेगा, और ये रहा A, ये रहा B। ठीक है, पर नाइदर फ़ोन नॉर कार ये जो पार्ट है ये है हमारा 65%, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। तो ये जो नाइदर फ़ोन नॉर कार है इस पे थोड़ा ध्यान देना, ये A और B दोनों में नहीं आते क्योंकि इनके पास ना ही फ़ोन है ना ही कार, लेकिन ये शहर में तो आते हैं, टाउन में तो आते हैं। तो टाउन में आते हैं तो वो कंस्टिट्यूट करते हैं पूरे 65%, ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, नाइदर फ़ोन नॉर कार वाले कितने हैं 65%। हम उसको और भी क्या बोल सकते हैं, A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट है वो, यानी A यूनियन B में आते ही नहीं है, वो उसके बाहर आते हैं, तो A यूनियन B के वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, टोटल कितने हैं हमारे पास 100% लोग हैं, उस 100% में से 65% क्या है हमारे, ये नाइदर फ़ोन नॉर कार वाले लोग। तो अगर मैंने टोटल 100% में से वो नाइदर फ़ोन और कार वाले लोगों को हटा दिया तो मेरे पास बचेंगे कितने, मेरे पास बचेंगे आइदर फ़ोन और कार वाले लोग, यानी जिसके पास या तो फ़ोन है या तो कार है, दोनों में से कोई तो एक चीज़ है, यानी ये A यूनियन B हमको मिल जाएगा। अगर मैं टोटल में से ये वाइट पोर्शन को हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, A यूनियन B। तो मैंने A यूनियन B की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि है 35%। ध्यान से देखो ये सेकंड स्टेटमेंट को, इसमें बोला गया है 35% लोग ऐसे हैं जिसके पास या तो कार है या तो फ़ोन है। ठीक है, तो ये सेकंड फैक्ट हमारा सही प्रूव हो गया। फर्स्ट फैक्ट हमें फाइंड करना है और लास्ट वाला फैक्ट फाइंड करना है। जैसे ही तीनों फैक्ट्स के बारे में हमें पता चलता हम यहाँ पे आराम से कोई भी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद मुझे एक फॉर्मूला पता है N ऑफ A यूनियन B का। मैं वो यहाँ पे क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे फैक्ट्स पता चल चुके हैं। मुझे N ऑफ A पता है, मुझे N ऑफ B पता है, और A यूनियन B की वैल्यू भी पता है।
मैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर सकती हूँ उससे। मेरे पास तीन चीज़ें आ गई हैं, मेरे पास ये 35% आ गया है, एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए देख लेते हैं, 25% है और 15% है, ये 25% है, ये 15% है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है। 35 में से 25 भी गया और 15 भी गया, तो हमें मिलेगा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, -5 आएगा, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास आएगी 5%। अगर मैंने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लिया है तो इसका मतलब मैंने क्या फाइंड कर लिया है, ऐसे लोग जिनके पास बोथ फ़ोन एंड कार हो। तो ये मेरे पास कितने हैं, 5%। चेक करते हैं ये फैक्ट्स में से एक है कि नहीं है, ये फर्स्ट फैक्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इससे मेरा क्या प्रूव हुआ कि फर्स्ट फैक्ट इज़ ट्रू। तो मैं फर्स्ट फैक्ट ट्रू है यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ताकि मेरा मिस्टेक ना हो। ठीक है, इससे मेरा ये पता चला कि ए इज़ करेक्ट। ये सब आपके रेफरेंस के लिए लिख रही हूँ, एग्ज़ाम में इतना कुछ नहीं लिखना पड़ता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो 40,000 फैमिलीज लिव इन टाउन, यानी अब मुझे थर्ड फैक्ट फाइंड करना है, लोग कितने रहते हैं शहर में। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, मुझे लोग कितने रहते हैं, यानी यहाँ पे मुझे पता है कि 5% मुझे क्या मिला, टोटल का 5% मुझे मिला ये वाला पार्ट। ठीक है, ये मेंशन करना ज़रूरी है, यहाँ पे डायग्राम से ही सब होता है। तो ये अगर 5% है और मुझे पता है कि ये 5% की वैल्यू क्या है, 2000 फैमिलीज़, बोथ फ़ोन एंड कार वाली वैल्यू मैंने 5% निकाल ली है। यानी 5% की अगर वैल्यू 2000 फैमिली है, 1% की वैल्यू कितनी होगी, अगर 1% पता चल गया तो 100% ईजीली फाइंड कर सकते हैं। और हमें क्या फाइंड करना है, पूरे टाउन में कितने लोग रहते हैं, कितनी फैमिलीज़ रहती है। तो 2000 फैमिली 5% के बराबर है। ठीक है, तो 5% के बराबर कितनी फैमिलीज़ है, 2000 फैमिलीज़। यानी जो सब दिया है वही हम बस यूज़ कर रहे हैं और हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो 1% क्या होगा, 2000/5, तो 100% क्या होगा, 2000/5 इंटू 100, 5 1 ज़ा, तो हमारे पास आई वैल्यू 40,000 फैमिलीज़, और हमारा फाइनल आंसर आ गया। यानी ये गिवन था, 2000 फैमिलीज़ वाली बात गिवन थी, ये हमने यहाँ से 5% फाइंड की और इससे हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ गया। 40,000 फैमिलीज़ हमारा आ गया, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और हमें ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो ये इतना इजी था, थोड़ा लेंदी था, इसको फास्ट करने की कोशिश करनी है एग्ज़ाम में। फास्ट तो आपको यहाँ पे डायग्राम से ही कर लेना है, इतना सब कुछ लिखना ही नहीं है। हाँ, अगर बोर्ड का पेपर है तो आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट्स बनाना सीखना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। अगर वो सीखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एक लेक्चर सेपरेट बनाऊंगी स्टेटमेंट्स के ऊपर कि स्टेटमेंट्स बोर्ड में लिखे कैसे जाते हैं। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये बहुत शॉर्ट में आपको लिखना है, क्योंकि आपका ये बोर्ड नहीं है, ये आपके जेईई के पेपर है जहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं। तो वहाँ पे आपको जितना शॉर्ट में हो सके, जैसे कि मैंने आइदर फ़ोन और कार की जगह ईपी और सी कर सकते हैं, एनपी एनसी कर सकते हैं। ठीक है, तो बीपी एंड सी कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये शॉर्ट फॉर्म्स एब्रीवेशंस बना के मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ स्टेटमेंट्स को, जबकि एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा नहीं चलता। तो जो चीज़ें जहाँ पे चलती है उस हिसाब से आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं फाइनल क्वेश्चन में क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके नहीं दूंगी, मैंने आपको पूरा हिंट दे दिया है, तरीका दे दिया है क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
इससे ज़्यादा मैं एक चीज़ नहीं लिखूंगी, लेकिन आंसर आप फाइंड करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि आपका आंसर कितना आया। मैं अपना आंसर 3 दिन बाद, इस वीडियो के पब्लिश होने के 3 दिन बाद ही अपने कमेंट बॉक्स में कर दूंगी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। लेकिन ये आपको पहले 3 दिन में ट्राई करना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो आप जब इसका आंसर निकालोगे तो आपको ये कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट कर देना है, और आपका नाम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं लेने वाली हूँ अगर वो आंसर करेक्ट हुआ। तो जल्दी से जल्दी आप आंसर करने की कोशिश करना। 3 दिन बाद, इस वीडियो के पब्लिश होने के 3 दिन बाद मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जाके वहाँ से देख लेना। और साथ में जो PDF आपको अटैच करके मिलेगा वो 3 दिन बाद मिलेगा, उसमें मैं ये पूरा सॉल्व करके देने वाली हूँ। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो उस PDF में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि 2 न्यूज़पेपर्स A and B, ठीक है, ये A और B 2 न्यूज़पेपर है, मैंने बना लिया। उसमें से पब्लिश्ड इन द सिटी, ठीक है, वो सिटी में पब्लिश किए जाते हैं। उसमें से 25% सिटी पॉपुलेशन क्या पढ़ती है, A को पढ़ती है, 20% B को पढ़ती है, और 8% A और B दोनों को पढ़ती है। तो मैंने 25%, 8% और 20% को रेड पेन से लिख लिया। अब फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड A बट नॉट B लुक इनटू द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, A को तो पढ़ते हैं लेकिन B को नहीं पढ़ते, यानी प्योर A वाले, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड A बट नॉट B, A को पढ़ते हैं लेकिन B को नहीं पढ़ते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट में ज़रूर देखते हैं। 40% of those who read B but not A look into the advertisement. 40% लोग ऐसे हैं जो ये B को पढ़ते हैं, A को नहीं पढ़ते, तो वो एडवर्टाइजमेंट में ज़रूर देखते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो A और B, कुछ लोग ऐसे हैं those who read both A and B look into the advertisement, तो वो कितने हैं, 50%। तो ये क्या है, A को देख रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो स्टेप्स हैं यहाँ पे ध्यान दो, A को देख रहा है पर B को नहीं देख रहा, तो मैं B को सब्ट्रैक्ट कर दे रही हूँ। A को देख रहा है, B को नहीं देख रहा, तो मैं B को हटा दे रही हूँ। B को देख रहा है, A को नहीं देख रहा, तो मैं A को हटा दे रही हूँ। दोनों को देख रहा है तो मैं A इंटरसेक्शन B कर दे रही हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट्स है इसको इस तरह कन्वर्ट करना तो आपको आ ही गया होगा अब तक, ठीक है। 30, 40 और 50% मैंने उसके सामने लिख दिया, और उसके सामने मैंने एक और चीज़ लिखी, लुक इनटू द एडवर्टाइजमेंट। अब ये क्या है, यहाँ पे बोला गया है देन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु लुक इनटू द एडवर्टाइजमेंट इज, यानी मुझे ये तीनों लोग चाहिए जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि A के अंदर कितने लोग हैं, 25% लोग हैं, लेकिन ये जो 25% है इसमें कौन से एडेड है, ये सेंटर का 8% भी एडेड है। तो मैं 25% में से 8% को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास आंसर कितना आया, 17%, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, B में से मैं कितना माइनस कर दूंगी, 8%, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 12%, और मैंने उनको यहाँ पे लिख दिया। तो मैंने जब 8% हटाया तो मेरे पास प्योर A आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ से 8% हटाया तो मेरे पास प्योर B आ गया, यानी प्योर A में 17 लोग हैं, प्योर B में 12% है, ठीक है, और दोनों के इंटरसेक्शन में 8% है। तो मुझे तीनों का ये तो पता चल गया कि अपनी अपनी क्वांटिटीज़ क्या क्या है, प्योर A, प्योर B और इंटरसेक्शन वाले पार्ट में। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इनका जो प्योर A का है, क्योंकि मुझे क्या पता चला कि A माइनस बी यानी प्योर A में 30% लोग एडवर्टाइजमेंट में देख रहे हैं, तो 30% ऑफ 17, ठीक है। वैसे ही मैंने B माइनस A में 40% था, तो 40% ऑफ B यानी प्योर B। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये प्योर A है, ये प्योर B है, ये क्या है, A इंटरसेक्शन B है। तो A इंटरसेक्शन B में कितने लोग देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में, 50% लोग देख रहे हैं, तो 50% ऑफ 8। मैंने इन तीनों को कैलकुलेट करूँगी, 30% ऑफ 17, 40% ऑफ 12 और 50% ऑफ 8। 50% ऑफ 8 मैं आपको बता देती हूँ, आंसर होगा 4, ठीक है। बाकी आप फाइंड कर लो। उसके बाद जब ये फाइंड हो जाएगा, इनको आपको ऐड कर देना है, और जैसे ही आप ऐड करोगे आपको ऐसे लोग पता चल जाएंगे जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर देख रहे हैं। तो ये इतना इजी था,
समझ में तो ईजीली आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम जा रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो इसमें से कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके भी आप हेल्प मांग सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन आपको अगर खुद से नहीं ट्राई करोगे तो आपको ये आने नहीं वाला। तो मैं चाहूँगी कि आप ये खुद से ट्राई करो, कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन करो ताकि आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाए, ठीक है। अपना नाम लिखना मत भूलना, क्योंकि आप जो चैनल का नाम बनाते हो वो कई डिफरेंट नाम से बनाते हो, तो अपना नाम लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारा पूरा एंड होता है। 20 क्वेश्चंस हमने आज प्रैक्टिस कर लिए हैं और बहुत अच्छे से समझा है एक एक क्वेश्चन को। मैं चाहूँगी कि आप इस लेक्चर के बारे में, अगर आपको ये अच्छा लगा तो इस लेक्चर को लाइक और शेयर तो करना ही है, लेकिन इस लेक्चर के बारे में एक फीडबैक दे दो कि आपको और क्या चाहिए इस लेक्चर में, या फिर आपको और क्या चीज़ें इस लेक्चर से रिलेटेड आपको ऐड करवानी है, वो नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं ऐड कर दूँ, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक दे दो, और साथ में अगर न्यू हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।